हेलो स्टूडेंट्स, केंद्रीय बैंक कर रहे थे हम लोग। केंद्रीय बैंक में मैंने बताया था आपको कि केंद्रीय बैंक जो है वो एक ऐसा बैंक होता है जो कि पूरी तरह से एक एक गवर्नमेंट का बैंक होता है और एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जो अपने स्वतंत्र रूप से, हालांकि वो सरकारी होता है लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र होता है और वो डिसीजंस लेता है। उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और वो पूरे देश के बैंकों का एक पूर्णतया से एक बैंक होता है। जैसे हमारा बैंक है उसी तरह से सारे बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। जैसे इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारा केंद्रीय बैंक है। उसमें मैंने बताया आपको कि उनके क्या क्या कार्य थे, क्या क्या कार्य करता है वो बेसिकली नोट निर्गमन, मुख्य रूप से नोट निर्गमन का कार्य करता है, नोट छापता है और देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिज़र्व रखता है और रिज़र्व के साथ वो गवर्नमेंट को मदद करता है और सारे बैंकों का बैंक होता है। बैंक उससे उधार ले सकते हैं, उसके पास जमा करा सकते हैं और देश की मौद्रिक नीति का वो निर्धारक होता है। अब हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक का जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के उपाय करता है। साख यानी कि क्रेडिट, अंग्रेज़ी में कहते हैं हम उसको, और जिसको हम मुख्य रूप से ऐसा समझें कि साख का अर्थ होता है कि वो इकोनॉमी में जो रुपया है, करेंसी है, वो कितना फ़्लो करेगा, है ना। चाहे वो बैंक की करेंसी है और चाहे वो नोट के रूप में करेंसी है, उसका फ़्लो कितना रहेगा ये वो केंद्रीय बैंक तय करता है। और इस प्रकार से वो साख का नियंत्रण करता है कि अगर इकोनॉमी में करेंसी का फ़्लो ज़्यादा हो जाए तो कम कैसे करना है, कम हो जाए तो ज़्यादा कैसे करना है, इसका पूरा उपाय केंद्रीय बैंक करता है। इसी को हम कहते हैं साख नियंत्रण के उपाय। अब देखिए, साख नियंत्रण के उपाय हम 3 तरह के उपायों में उसको कैटेगराइज करेंगे। एक तो मात्रात्मक या सामान्य उपाय कहते हैं जिनको, दूसरे हैं गुणात्मक उपाय और तीसरे हैं अन्य उपाय। अब मात्रात्मक के में हम मोटे रूप से इसमें बैंक ये तय करता है कि बैंक की अर्थव्यवस्था में करेंसी की मात्रा कितनी रहेगी, है ना। तो करेंसी में मात्रा को कम या ज़्यादा करने के लिए जो मुख्य रूप से जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है पहला बैंक दर। ठीक है, बैंक दर जो है वो रिज़र्व बैंक काफ़ी बार बदल चुका है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। ये 2003 में 6% था, 2012 में 9.5% था। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से रिक्वायरमेंट जैसी जैसी होती है अर्थव्यवस्था की, उस हिसाब से बैंक दरें बदल सकती हैं। अब 2000 MSF की व्यवस्था 9 मई 2011 को चालू की गई। MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट, है ना। तो ये जो है, इस व्यवस्था के अंतर्गत इमरजेंसी में व्यापारिक बैंक रिज़र्व बैंक से अल्पकाल के लिए कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। और इस उधार के बदले में जो उन्हें जो उन्हें ब्याज देना होता है उसी को हम बैंक दर कहते हैं। ठीक है, 2012 में ये 9.5% था। 13 फरवरी को उसको बदल करके उसी के अनुरूप 9.5% रखा गया। फिर उसके बाद MSF 9% किया गया। तो रेपो रेट 1% अधिक रहती है। रेपो रेट का अर्थ है कि जो बैंक्स, देखिए, बैंक दरें वो होती हैं जिस पर बैंक उधार देता है और रेपो रेट वो होती है जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेता है ना। तो हमेशा रेपो रेट कम रहती है और जो बैंक जिस पर उधार देगा बैंक रेट वो ज़्यादा होती है, बैंक दर। ठीक है, अब बैंक दर का कोई बहुत महत्व इसलिए नहीं बचा है आज के दिन में, क्योंकि हर बैंक अपने हिसाब से अलग अलग दरें तय करता है, तो वो बड़ी इंडिविजुअल है, तो जनरल नहीं है वो, है ना। अब बैंक दरें जो है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बैंक दर जो है बेसिकली वो है कि व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से कर्ज प्राप्त करने पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज देना होगा, जिससे उनके द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया जाने वाला कर्ज कम हो जाएगा, है ना। अगर बैंक इस प्रकार से केंद्रीय बैंक से उधार लेता है तो
केंद्रीय बैंक से वो जो उधार लेगा, अगर बैंक रेट ज़्यादा है तो वो कम उधार लेगा, कम है तो वो ज़्यादा लेगा, है ना। फिर बैंक दर अगर बढ़ाई जाए, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक रेट्स अगर बढ़ा दी जाए तो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो इकोनॉमी में साख संकुचन हो जाएगा, निवेश भी कम होगा, लोग भी पैसा कम उधार लेंगे, कीमतों में कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ब्याज की दरें अधिक कर दी गई हैं तो कीमतों में कमी होगी, यानी कि उधार की रकम के आधार पर माल जमा कर रखा होगा तो वो ब्याज की दरें बढ़ जाने पर माल जमा को भी निकाल देते हैं लोग, विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो विदेश वाले जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, जैसे जापान वगैरह में बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो वहाँ 0% इंटरेस्ट रेट पर भी बहुत इकोनॉमी काफ़ी समय चली है, क्योंकि बहुत पैसा था उनके पास। तो ऐसे में जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो वहाँ पर लोग पैसा लगाना चाहेंगे। बैंक दर को कम करने से कुछ आर्थिक प्रभाव बढ़ सकते हैं कि लगातार बैंक की दरों में बैंक दर कमी करने से साख का विस्तार होता है ना। अगर बढ़ाने से साख का संकुचन होगा तो बैंक दर को कम करने से साख का विस्तार हो जाएगा। अब बैंक दर को हम ये सारे प्रभाव कब आएंगे, है ना, ऐसा कब होगा, जबकि देश में ज़्यादातर बाज़ार मुद्रा पर आधारित होगा, है ना। अगर वस्तु विनिमय या बहुत ज़्यादा रुपया पर अगर अर्थव्यवस्था आधारित नहीं है तो वहाँ पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से पर्याप्त मात्रा में उधार लें। भाई कोई चीज़ कोई कहेगा ऑरेंज महंगे हो गए, तो भाई हो जाने तो, हम तो खाते ही नहीं है ना। आप खाते होंगे ऑरेंज, तभी तो महंगा होना या सस्ता होना का प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार ही नहीं लेंगे तो बैंक दर बढ़ती रहे घटती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि निवेश के अवसर कम होते हैं तो ब्याज दर कम होने पर लोगों पर भी निवेश के अवसर ही ना हो तो ब्याज की दर कम हो जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। अब भारत में अगर बैंक दर हम देखें तो MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के उन्मूलन परिवर्तन उन्मूल के अनुरूप परिवर्तन करके इसे 8.25% किया गया 2013 में, और फिर उसके बाद 2013 में स्वयं MSF के 10.25% आ जाने से बैंक दर भी 10.25% हो गई, है ना। अब देखिए दूसरे जो उपाय हैं, परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात। देखिए ये जो कैश रिजर्व रेशो है, जो बैंक यानी बैंक के पास अगर 100 रुपये हैं तो एक सर्टन अमाउंट बैंक को अपने पास रख करके रोज़ के लेन देन के लिए कुछ मुद्रा रखती है ना। जैसे बैंक में मान लीजिए 100 रुपये टोटल पूंजी है, लेकिन आप निकालने जाएंगे तो बैंक को पैसा तो देना होगा ना आपका जमा किया हुआ, तो उसके लिए उस लेन देन के लिए बैंक कुछ रुपया अपने पास रखता है, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये कितना होगा, ये केंद्रीय बैंक तय करता है कि सारे बैंक्स कैश रिजर्व रेशो कितना रखेंगे, ठीक है। तो ये कैश रिजर्व रेशो जो है, ये जो बैंक के पास होता है, ये अगर कम हो जाता है तो ज़्यादा पैसा बैंक के पास बच जाता है उधार देने के लिए, और अगर इसको ज़्यादा कर दिया जाए तो बैंकों के पास साख सृजन के लिए कम पैसा बचता है। तो इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से और सीधा होता है। ये बाज़ार की खुले बाज़ार की क्रियाओं से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अब बैंकों के लिए एक अलग से एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। ये वो अनुपात है, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, जो कि बैंकों को निश्चित अनुपात में तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, है ना, परिसंपत्तियों के रूप में, है ना। इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। वो था CRR और ये है SLR, और इसका भी वही प्रभाव पड़ता है जो CRR का है ना। इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए एक बैंक के पास नकदी 1 करोड़ रुपया है और रिज़र्व बैंक के पास उसका 2 करोड़ रुपया पड़ा है। बैंक का नकदी रिज़र्व अनुपात जो CRR है, मान लीजिए
के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास पड़ी 1 करोड़ रुपया राशि है। इस बैंक की अन्य बैंकों के साथ चालू खातों में राशि 50 लाख रुपया है। बैंक के पास स्वीकृत शुद्ध प्रतिभूतियाँ 1.3 करोड़ रुपया है। इस प्रकार टोटल तथा उसके पास 20 लाख रुपए का सोना है। तो इस प्रकार से ये जो कुल है, मान लीजिए उसके पास शुद्ध मांग और समय की देनदारियाँ उसके पास 10 करोड़ रुपए की हैं, तो बैंक का वैधानिक तरलता अनुपात क्या होगा? ये सारा हमने टोटल कर लिया और 4/10 यानी 40%। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो उसका हो गया 40%। ठीक है, इस प्रकार से फिर खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। इतना आप अभी देख लें। ठीक है।